हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस पूरी पुस्तक के सभी वीडियोस आ चुके हैं। आधुनिक काल में काव्य खंड की नई धारा के अंतर्गत प्रकरण 4 अभी शेष है, जो कि हम आज देखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं काव्य खंड की नई धारा के अंतर्गत तृतीय उत्थान के कवियों को। नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं। तत्कालीन समय में कौन कौन सी काव्य धाराएं चल रही थी, वही यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया है। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते तृतीय उत्थान का समय है संवत 1975 से आगे तक। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी है। द्वितीय उत्थान जब समाप्त हुआ तब खड़ी बोली में अच्छी खासी कविता होने लगी थी। बस जो ये 25-30 वर्ष का जो समय गुजरा है, उसमें खड़ी बोली में कविता अच्छी खासी होने भी लगी थी और धीरे धीरे परिष्कृत और परिनिष्ठित भी होती चली गई, परंतु उतनी नहीं हो पाई जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए। उर्दू या फारसी की बहरों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। ये 3 रास्ते थे। या तो फारसी, उर्दू या फारसी में बहरों में रचना होती थी, संस्कृत के वृत्तों में और हिंदी के छंदों में। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, अर्थात इसका वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है, और जो संस्कृत के वृत्त हैं और हिंदी के छंद, इनमें जो रचना हुई उनका ही यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने विचार किया है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। संस्कृत के जो वर्ण वृत्त हैं, उनमें माधुर्य तो अत्यंत है, ऐसा माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं और नहीं पाया जा सकता, पर उसमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर भावधारा उसमें पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं बह पाती है। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। जब कविता में अत्यधिक संस्कृत के लंबे लंबे समास, संस्कृत की लंबी पदावली का प्रयोग हो जाता है, तो खड़ी बोली की जो स्वाभाविक गति होती है उसका प्रसार नहीं हो पाता। अतः वर्णवृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में उपयुक्त हो सकता है। अतः जो संस्कृत वर्णवृत्त हैं, उनका प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए? जो बड़े प्रबंध हैं उसमें बीच बीच में हो सकता है, उसके लिए ये उपयुक्त है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मजने की संभावना दूर ही रहेगी। यदि हम संस्कृत पदावली का अधिक से अधिक आश्रय लेते रहेंगे, अधिक से अधिक उसका प्रयोग करते रहेंगे, तो जो खड़ी बोली है वह उतना निखर कर नहीं आ पाएगी। खड़ी बोली का जो परिनिष्ठित रूप है वो सामने नहीं आ पाएगा। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मजना कहा जाएगा। हिंदी के सब तरह के जो प्रचलित छंद हैं, उनमें खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा, जो खड़ी बोली का स्वाभाविक स्वरूप है, स्वाभाविक रूप से उसमें जैसी रचना की जाती है, वैसी रचनाएं जब अधिक से अधिक होने लगेंगी, तभी वह मझी हुई खड़ी बोली की कविता कही जा सकेगी। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी हैं। हिंदी के जो प्रचलित छंद हैं उनमें दंडक और सवैया भी हैं। सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। यद्यपि ये वर्णवृत्त है, पर फिर भी इसमें लघु गुरु का बंधन उसी प्रकार शिथिल हो जाता है। इतना बंधन नहीं है जितना कि अन्य छंदों का। इसमें ये बंधन थोड़ा कम है, शिथिल है, जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं है।
प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और मात्रिक छंदों में कोई अड़चन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो मात्रिक छंदों का कविजन अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कविता कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है। खड़ी बोली कविताओं की जो उत्तरोत्तर गति है, उसको देखने से ये पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी हुई बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में जो खड़ी बोली प्रयोग होती थी, उसका जो परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप था, वो गीतिका आदि छंदों में और उन्होंने जो नए गढ़े हुए छंद हैं उनमें देखने में आया। तो मैथिली शरण गुप्त ने जिस खड़ी बोली का प्रयोग किया, खड़ी बोली के जिस सुव्यवस्थित रूप का प्रयोग किया है, वो उनके छंदों में देखने में आया है, चाहे वह गीतिका आदि छंद हो या नए उन्होंने जो नए गढ़े हुए छंद हैं उनमें हो। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्वों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्वों और सवैयों में खड़ी बोली में जो रचना कर रहे हैं, तो वो खड़ी बोली का बहुत ही अच्छा और मजा हुआ रूप सामने ला रहे थे। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मस जाने की पूरी आशा है। उनकी रचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि खड़ी बोली धीरे धीरे अपना परिनिष्ठित स्वरूप पालेगी। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव कब होगा और मजना कब कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठें। जब उसकी स्वयं की अपनी गति हो, अपनी गति के अनुसार खड़ी बोली चले और उसमें दूर तक जो वाक्य चले उनमें सफाई हो और एक साथ बैठ रहे हों, तो ऐसी जब बोली होगी तो उसको मजी हुई बोली कहा जाएगा। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है। भाषा का इस प्रकार का परिमार्जन कौन कर सकता है? जिसकी इस भाषा पर पूरी पकड़ हो और पूरे अधिकार के साथ जो हिंदी खड़ी बोली में रचना कर सकता है, वही भाषा का परिमार्जन कर सकता है। जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है, पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, जिस प्रकार इन दो कवियों की जो खड़ी बोली है वो जिस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, जिस प्रकार की खड़ी बोली, उसको देखकर लगता है कि खड़ी बोली जल्द ही अपने परिनिष्ठित रूप में आ जाएगी, मज जाएगी। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन का शिष्ट समागम द्वारा भाषा का पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुवाद जोड़ जोड़कर हिंदी की कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। जहां बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को देखकर एक आश्वासन मिलता है कि जल्दी ही खड़ी बोली मच जाएगी, अपने परिमार्जित और परिनिष्ठित रूप में आ जाएगी, वहीं इस प्रकार के लोगों को देखकर आशंका भी होती है जो या तो संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के शब्दानुवाद करके और फिर उनको जोड़ जोड़ कर हिंदी कविता करने लगे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वास्तव में हिंदी नहीं पढ़ी है, हिंदी खड़ी बोली की जिनको परख नहीं है, जिसका उन्होंने अभ्यास नहीं किया है, परंतु अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडों के जो शब्दानुवाद हैं, जो शब्द हैं, उनके अनुवाद निकाल कर वह हिंदी की कविता कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। ऐसे लोग समझते हैं कि हिंदी में इसको पढ़ने का, इसको अभ्यास करने का, इसमें लिखने का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। हिंदी भी स्वयं में एक भाषा है और जो आते आते आती है। किसी भी भाषा में यदि काव्य रचना होती है, वो धीरे धीरे अपने प्रौढ़तम रूप को प्राप्त करती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं? भाषा को जाने बिना
वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। जब हम भाषा को ही नहीं जानते हैं तो उसका ठीक वाक्य विन्यास किस प्रकार कर सकते हैं, मुहावरे आदि उसके हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, जब हम उनको ठीक प्रकार से समझेंगे ही नहीं। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन की त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन त्यागने की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले ही दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि के ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। नए नए छंदों का व्यवहार करना और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। तुले हुए शब्दों में कविता करने अर्थात कुछ जो कविता के लिए रूढ़ शब्द है, रूढ़ जो शब्दावली है, उसी में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि का मेल मिलाने से जो विचारों की स्वतंत्रता है कवियों की, वो भंग हो जाती है, उसमें बाधा आती है। इसको त्यागने की सलाह द्विवेदी जी ने पहले ही दी थी। नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। नए नए छंदों की योजना जो हो रही है उसके संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कहना है। ये बहुत अच्छी बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है। तुक भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं है जो कविता में होना ही चाहिए। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक हैं, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। पर उधर कुछ दिनों से बिना छंद, जिसमें कोई छंद ही नहीं है, बिना मीटर के पद्य भी बिना तुकांत होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। अगर इधर कुछ दिनों से बिना छंद के भी कविता हो तो कोई बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं और निराला जी उसकी इस प्रकार के कवियों की, नई कवियों की रंगत में आते हैं। इन्होंने छंद और तुक को बहुत महत्व नहीं दिया है। ये अमेरिका के एक कवि वॉल्ट विटमैन की नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई, और ये अतुकांत बिना छंद वाली कविता करना, ये अमेरिका के एक कवि थे वॉल्ट विटमैन, जिनकी नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। जो ऐसी नकल पहले बंगला साहित्य में थोड़ी बहुत हुई थी। बिना किसी प्रकार की छंद व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 में प्रकाशित की। अब इन्होंने, वॉल्ट विटमैन ने बिना छंद व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास 1855 ईस्वी में प्रकाशित की थी। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली। इन्होंने ये कविता प्रकाशित की। उसके बाद इस प्रकार की बहुत सी कविताएं जो स्वच्छंद और छंद मुक्त होती थी निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है। और इन्हीं के संबंध में एक समालोचक ने क्या लिखा है? A chaos of impressions, thought of feelings thrown together without time, which matters little without meter, which matters more, and often without reason, which matters much. सारांश ये है कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंदो व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। इन्होंने क्या लिखा है कि उसकी जो ऐसी रचनाएं हैं जो छंदों से मुक्त हैं, उसमें छंद व्यवस्था तो है ही नहीं, छंदो व्यवस्था का नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी वे ही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गईं जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। ऐसा इस आलोचक ने कहा है वॉल्ट विटमैन के लिए। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। जो पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना होने लगी है वह पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों का अनुकरण है, उसकी नकल है। उसी का यह परिणाम है कि यहाँ भी इस प्रकार की रचना होने लगी। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रगनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। हमारे यहाँ संगीत में बंधी हुई जहाँ राग रागनियाँ हैं, वहीं यूरोप में जो बड़े बड़े उस्ताद हैं जिनको कंपोजर्स कहते हैं, अपनी अलग अलग स्वर मैत्री चलाया करते हैं, अपनी अलग अलग म्यूजिक अपना बनाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा देखी हिंदी में भी चलाया गया। पहले इस प्रकार का अनुकरण बंगाल में हुआ और फिर वहाँ देखा देखी हिंदी में भी चलने लगा। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। अब निराला जी ऐसी कविता करने में प्रमुख रहे हैं।
हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। काव्य का जो प्रभाव है वो केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई। अब छंदों की बात अगर छोड़ दें तो छंदों के अलावा भी वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य बढ़ता दिखाई पड़ा। जिससे कि हमें लगा कि हमारा काव्य अनेक रूपता की ओर बढ़ रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की अभिव्यंजना शैली, वस्तु विधान आदि आए हैं। किसी वस्तु में अनेक रूपता का आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, ये अनेक रूपता भी विकास का लक्षण है। यदि उसके भीतर भी एकता का एक सूत्र बंधा रहे, तब भी तो अनेक रूपता हमारे विकास का लक्षण है कि कोई चीज जब आगे चलती है तो उसमें विभिन्न धाराएं फूटती हैं, विभिन्न शाखाएं फूटती हैं, परंतु उसका जो मूल है वह नहीं नष्ट होना चाहिए। जो मूल उद्देश्य है वह नष्ट नहीं हो, तो ऐसी अनेक रूपता भी अच्छी है। इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी, यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। इस प्रकार का जो समन्वय है जिसमें अनेकता के भीतर एकता नहीं है, ऐसी अनेक रूपता जब होगी, यह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। यदि काव्यत्व बना रहे, यदि कविता का काव्यत्व बना रहे, तो काव्य का अनेक रूप धारण करके, जो काव्य अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होता है, वह भी उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक के बाद एक भी आ सकते हैं और एक साथ भी कई रूप आ सकते हैं और साथ साथ चल भी सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। पीछे से जो आविर्भूत होने वाला रूप है, पीछे से आने वाला जो रूप है, जो पहले से चले आ रहा काव्य का रूप है, उससे अच्छा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है, तो शिक्षित जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है, उसके अंदर काव्य का तत्व यदि एक है, यदि काव्य तो जिंदा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, अगर वह जिंदा है, तो काव्य जनता की जो बाह्य और आभ्यंतर स्थिति है उसके साथ सामंजस्य करने के लिए अपना रूप काव्य बदल भी सकता है। परंतु मुख्य बात यह है कि काव्य का काव्यत्व बना रहना चाहिए। उसमें भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति है वह बराबर बनी रहनी चाहिए और उसका रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसा कि जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति से, आंतरिक और बाहरी स्थिति से मैच खाए, वो उसका रूप कोई भी हो सकता है, परंतु काव्य का जो मूल है वह नहीं नष्ट होना चाहिए। और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में चल सकता है, और जिस प्रकार जनता की रुचि है उसका अनुसरण करते हुए काव्य भिन्न भिन्न प्रकार का भी हो सकता है और कई रूपों में एक साथ चल भी सकता है। प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया। प्रथम उत्थान में दिखाया जा चुका है कि भारतेंदु जी ने काव्य को तत्कालीन वर्तमान स्थिति से सामंजस्य कराने के लिए कितना प्रयत्न किया और किस प्रकार जनता की बदलती हुई मनोवृत्ति से उसका सामंजस्य बिठाने के लिए भारतेंदु मंडल ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया। पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। पर यह जो प्रयत्न था ये केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। इसमें केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का ही थोड़ा सा अंकन हुआ। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही, और जो राजनीतिक और सामाजिक भावनाएं व्यक्त भी हुई उनकी वाणी भी दबी सी रही। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग।
उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता थी जो तत्कालीन शासन था उसके प्रति, ना उलटफेर की प्रबल कामना थी और ना न्याय मांगने के लिए आग्रह में जोश था। आग्रह में जोश भी नहीं था, जो न्याय का आग्रह था उसमें जोश भी नहीं था, और ना ही उलटफेर की प्रबल कामना का वेग कि जो शासन है इसमें उलटफेर होना चाहिए, स्वशासन स्थापित होना चाहिए, उस आवाज में वेग भी नहीं था। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था। स्वदेश प्रेम दिखाने वाला स्वर कैसा था? जो तत्कालीन स्थिति थी भारत की, उस पर अवसाद और खिन्नता प्रकट करने का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। ये स्वर आवेश और उत्साह का नहीं था, वरन जो स्थिति चल रही थी उस पर अवसाद और खिन्नता प्रकट करने का स्वर था। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। उसमें दिखाया गया है कि अतीत में जो भारत का गौरव था और तत्कालीन जो स्थिति थी उसमें भारत के गौरव का ह्रास होता जा रहा है। अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान की दशा पर उन्होंने वेदनापूर्ण जो अनुभव किया था उसी का चित्रण था। अभिप्राय यह है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ना हो सका। अर्थ कहने का यह है कि वहां पर उन्होंने देश प्रेम जगाया तो, परंतु ये सब काव्य में नया नया था उस समय, इसलिए पूरी तरह से काव्य में ये प्रतिष्ठित ना हो पाया। परंतु उन्होंने एक शुरुआत तो की, आरंभ तो किया ही। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। कुछ नई भावनाओं का समावेश हुआ और इसके अतिरिक्त जो काव्य की परंपरागत पद्धति उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजन शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। भाषा भी यहाँ पर ब्रज ही रहने दी गई जो कि पहले से चली आ रही थी, और उसकी अभिव्यंजना शक्ति थी उसका भी कुछ विशेष प्रसार नहीं हुआ। काव्य की बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकलकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। काव्य काव्य जो था जिस बंधी प्रणाली पर चल रहा था उस बंधी प्रणालियों से बाहर उसको निकालकर जगत और जीवन से जोड़ने का, जगत के जो मार्मिक पक्ष थे जो उनको झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की जो प्रवृत्ति होती है काव्य की, वो भी दिखाई नहीं पड़ी। अर्थात जो नए नए पक्ष हैं जीवन के, उनकी मार्मिकता को काव्य में दिखाने का प्रयास नहीं किया गया। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। अब द्वितीय उत्थान में कुछ दिन खड़ी बोली ब्रजभाषा के साथ चली और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि जो नई पीढ़ी के कवि थे उनको कविता खड़ी बोली की ही दिखाई पड़ी। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ। जो स्वदेश प्रेम की भावना भारतेंदु मंडल ने जगाई गई थी उसका जो प्रसार है वो द्वितीय उत्थान में जाकर हुआ। भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली और उसका जो प्रसार हुआ, अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और हमको भारत भारती जैसी पुस्तक देखने को मिली। इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना और प्रतिभा प्रगल्भता न दिखाई पड़ी। इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना और प्रतिभा में प्रगल्भता न दिखाई पड़ी। इस भावना का धीरे धीरे प्रसार तो होने लगा, ये भावना आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसमें अभिव्यंजना के रूपों और प्रतिभा में जो प्रगल्भता चाहिए थी, प्रौढ़ता चाहिए थी, वो अभी दिखाई ना पड़ी। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। शैली में प्रगल्भता भले ही न आई हो, विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार तो हुआ ही। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही कुछ कुछ चलती आ रही थी, वह सरस्वती के निकलने के साथ अधिक ब्यौरे के साथ हुई, अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ साफ कहा गया कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। और इस सरस्वती पत्रिका के कुछ ही वर्षों में
इसके जो प्रथम 2-3 वर्ष थे उनमें ही इस प्रकार की बातें इस पत्रिका में छपी कि अब नायिका भेद जो परंपरागत कविता थी उससे अब आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। अब नायिका भेद और श्रृंगार में बंधे रहने का ज़माना नहीं है। संसार में न जाने और कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। उनमें उन विषयों को उठाकर अपनी कविता कर सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता को बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। कविता जब बिगड़ जाती है या उसकी सीमा परिमित हो जाती है, वो किसी सीमा में बंध जाती है, तो ये साहित्य का ही नुकसान होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे और जब तक द्विवेदी जी सरस्वती का संपादन करते रहे, कविता में वो नयापन और नए नए विषयों को लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या कविता में नयापन लाने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नाना तत्व या विविधता है उसको प्रधान समझते रहे और छंद पदावली अलंकार आदि हैं उसका नयापन उसके पीछे होना चाहिए। प्रधानतः नयापन क्या होना चाहिए? विषय की विभिन्नता। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक। इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता सवये, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं आते। ऐसा उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकालीन कविता को लक्ष्य करके लिखा है, जो एक परंपरागत कविता थी, जो एक बंधी बंधाए शब्दावली, बंधे बंधाए छंदों और बंधे बंधाए विषय की सीमा में बंध सी गई थी, रूढ़ हो गई थी। तो इसी को लक्ष्य करके इन्होंने लिखा है। उनका मानना था कि जीवन में कई प्रकार के और भी विषय हैं, उन पर भी कविता होनी चाहिए और नए नए छंद, पदावली, अलंकार आदि का भी उद्घाटन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।